नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 71 बीपीएससी को लेकर के GS2 का शेड्यूल तैयार करेंगे और GS2 को 10 वीक में डे बाय डे के आपको टॉपिक दूंगा कि पर डे के हिसाब से आपको 10 सप्ताह तक अगर आप इसको फॉलो करते हैं इस शेड्यूल को तो GS2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक कवर किए हैं। रिवीजन को भी मैं बता दूंगा कि किस दिन आपको रिवीजन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी को मैं टॉपिक भी दे दूंगा। GS2 मेंस का, मेंस की तैयारी करेंगे तो पीटी का अपने आप हिस्सा आपका तैयार हो जाता है, बस फैक्ट्स का प्रैक्टिस करना होता है। शेड्यूल दूंगा, रूटीन पे भी बातचीत करेंगे ही, थोड़ा सा बुक्स बता दूंगा और टॉपिक तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। शाम को जनरली मेंस के लिए रिवीजन वीडियो आ रहा था लेकिन आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और कल आपको मिल जाएगा रिवीजन का वीडियो और उसके पश्चात से सैटरडे संडे में रिवीजन वीडियो को एक दो और ला करके जल्द ही उसको ख़त्म करेंगे ताकि आप फिर से पढ़ सकें खुद को। ओके, देखिए आज का शेड्यूल जो मैं दिखाऊंगा उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बुक्स कौन कौन का सा उपयोग करना होता है और ये शेड्यूल कब से शुरू करें। जब से शुरू करना चाहें आप, बेसिक से शुरू कर सकते हैं, जब से भी शुरू करना चाहें। GS1 का मैंने इसी तरह से 3 सप्ताह में GS1 कंप्लीट करवा दिया था। ये करीब में 10 सप्ताह का टॉपिक है। 10 वीक मैंने इसलिए लिया है, मैं चाहता तो इसको 8 वीक में भी एडजस्ट कर सकता था लेकिन वो गलत हो जाता है। इसमें स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए और डिटेल में पढ़ाई करना चाहिए हमेशा, इसलिए 10 वीक का ये शेड्यूल होगा। कृपया करके 10 वीक अगर आप रेगुलर इस टॉपिक को फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। सोर्स क्या रखें तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट सोर्स होगा। जिनका बेसिक बिल्कुल अच्छा नहीं है वो NCERT पॉलिटी का पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि IAS की क्विक ज्योग्राफी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। क्विक ज्योग्राफी वो आप पढ़ सकते हैं। जिनका बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये NCERT की ही किताब है। NCERT का ही सारा कंटेंट आपको इस ज्योग्राफी के दृष्टि IAS वाले ज्योग्राफी में आपको मिलता है। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि की ही इकोनॉमिक्स आती है, क्विक इकोनॉमिक्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। NCERT में फैक्ट्स थोड़े से पुराने हो गए हैं और ये जो बुक है इसमें आपको फैक्ट्स नए वाले मिल जाते हैं। बिहार स्पेशल के लिए आप KBC नैनो मेंस वाली बुक पढ़ सकते हैं और साइंस एंड टेक के लिए भी जो दृष्टि IAS की बुक आती है, BPSC मेंस GS1 GS2 दोनों रहता है, उससे आप कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक का मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको या फिर आप PYQ से इसको कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के नोट्स अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में आपको मिलेंगे ज़रूर। ओके, अब हम लोग किस प्रकार से पढ़ें, डेली का रूटीन क्या रखें। तो देखिए एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, आपका रूटीन उठने जागने का क्या है, क्या काम करते हैं आप, ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन एक इन जनरल जो होता है कितना घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के आवर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बंधुओं क्वालिटी। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, आज नहीं जब बहुत पहले वो लाइब्रेरी कभी जाना होता था तो बच्चे 8-8 10-10 घंटे तो मिनिमम हो गया, 12-14 घंटे तक का लाइब्रेरी का शेड्यूल वो पे करते हैं, परचेज करते हैं कि मैं 12 घंटे का शेड्यूल ले रहा हूँ। उसमें क्वालिटी एजुकेशन, उनका क्वालिटी जो स्टडी है, क्वालिटी स्टडी जो है वो 2 से 3 घंटे का भी नहीं होता है। यानी कि सीरियसली उन्होंने 12 घंटे में से 13 घंटे में से 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई नहीं की। ये हकीकत है, आपको भी पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि बैठे हुए किताब लेकर के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहानियाँ बुन रहे हैं, तो इसके कारण से आपका क्वालिटी स्टडी जो है टाइम वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। कैसे बचें इससे? जितने देर पढ़ते हैं एक टाइमर ले लीजिए, वो टाइमर ऑन कर दीजिए, ये बहुत ही कारगर होता है, अनुभव से बता रहा हूँ मैं। जितने देर पढ़ रहे हैं टाइमर ऑन कर दीजिए, उसके बाद जैसे उठ रहे टाइमर बंद कर दीजिए, है ना। इससे क्या होता है, आपको रियल अंदाज़ा होता है कि मैं कितनी देर वाकई स्टडी कर रहा हूँ। या अगर लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, दिमाग में भटकता है, अलग दिशा में जाता है, तो बोल करके पढ़ा कीजिए। बोल करके पढ़ने से आपका जो रूटीन है वो सही हो जाएगा और कंसंट्रेट भी सही करने लग जाएंगे। तो आवर अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो मोर देन एनफ होगा, बस कंटिन्यू रहना होता है, रेगुलर रहना होता है।
और इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पढ़ा कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा फिर अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। वीक में आप 1 दिन या 2 सप्ताह में 1 दिन रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। रेगुलर और पंचुअल रहेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी कोई भी शिक्षक ले सकता है, नहीं तो कोई भी दुनिया में आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता है। रेगुलर अवश्य ही रहना पड़ता है। जिनके जॉब हैं उनको जो समय मिलता है आप उसमें समय निकाल सकते हैं। 5 ही घंटा अगर आप रेगुलर क्वालिटी वाला स्टडी कर रहे हैं तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। बीपीएससी छोड़िए यूपीएससी में भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है, दिक्कत आती है आपको। अब देखिए किस प्रकार से रूटीन होना चाहिए। डेली का 1 आवर करंट अफेयर के लिए जाना चाहिए, जिसमें आप न्यूज़पेपर डिस्कशन देख सकते हैं या फिर कोई भी करंट का एक सोर्स आप अपना सकते हैं। मैगजीन ज़रूर पर देखा कीजिए, एक मंथली मैगजीन या करंट अफेयर के पीछे डेली 1 घंटा देना है। 1 आवर राइटिंग में जाना चाहिए कि कुछ भी लिख रहे हैं, जो आंसर राइटिंग वगैरह ज्वाइन किया है उनके लिए भी है, या कुछ भी जो आपने पढ़ा है उसी को लिख रहे हैं, तो 1 घंटा आपका राइटिंग पर जाना ही जाना चाहिए, कंपलसरी होता है। इससे कम तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो अभी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनसे पूछिए, वो एग्ज़ाम है 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद, और वो अभी मेंस ग्रुप से जुड़ते हैं कि मुझे राइटिंग सिखा दीजिए। तो इस समय तो मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं? क्योंकि हकीकत तो यही होता है। तो 1 घंटा रोज़ लिखेंगे तो बहुत ही सही रहे। क्या लिखें सर? कुछ नहीं, अगर मिल रहा है तो जो आपने सुबह से पढ़ा है उसी को लिख लीजिए। लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। डेली एक आंसर लिख लिया, PYQ भी लिख लिया, लेकिन 1 आवर कलम चलना चाहिए। बाकी बच गए 6 घंटे। 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 आवर करके, और ये बिल्कुल क्वालिटी वाला स्टडी होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब है व्यवधान रहित तो होना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं, कोई ज़्यादा ब्रेक नहीं। मोबाइल फ़ोन दूर करके नेट वेट ऑफ करके 3-3 घंटे का 2 शेड्यूल में पढ़ना चाहिए। 1 सप्ताह पढ़िए, आपको मन लगेगा फिर पढ़ने में। 3-3 घंटे का अगर आप बिना ब्रेक लिए पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, पानी वानी पी लिया वो अलग चीज़ होता है, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन पढ़ रहे हैं। और अगर 3 घंटे में आप पढ़ रहे हैं 1 घंटा, बाकी 2 घंटा फ़ोन पर चला जा रहा है, नेट पर चला जा रहा है, तो फिर वो बहुत बेकार हो जाता है। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो एक अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे इसी समय ऑनलाइन पढ़ना है, इसी समय फ़ोन का नेट ऑन करना है। नहीं तो नेट ऑन ही नहीं करना है, बंद करके रख देना है दूर, नेट ऑन ही नहीं करना है। इंटरनेट तो ज़रूरी हो गया है, लेकिन इंटरनेट चलाने का और ऑनलाइन पढ़ने का एक शेड्यूल बना करके परफेक्ट हिसाब से रख लीजिए। बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आप उठाते हैं फ़ोन पढ़ाई के लिए और देखने लग जाते हैं रील, तो इसके कारण से समय बर्बाद हो जाता है। अननेसेसरी चीज़ों की तरफ में रोज़ आपका समय बर्बाद होता है। तो ये था आपका रूटीन, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कौन सा लें? कोई भी आपके पसंद का, जो आपको पसंद हो उससे शुरू कर लीजिए। ज्योग्राफी हिस्ट्री से शुरू कर लीजिए, पॉलिटी ज्योग्राफी से शुरू कर लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट। सोर्स बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो बता दिया है। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स वगैरह कहीं से लिया है तो वो भी अध्ययन इसी दौरान करें, और उस अध्ययन को निश्चित रखें कि इस दौरान मुझे केवल पढ़ाई ही करनी और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। टॉपिक कैसे है, 10 सप्ताह में किस प्रकार से पढ़ा जाए, बुक बता दिया मैंने आपको, रूटीन भी बता दिया है। अब ज़रा टॉपिक मैं आपको दे दूं। ये PDF तो मैं दे दूंगा 1-2 दिन बाद, तो मैं भेज ही देता हूं। फिलहाल आप देखिए, 10 सप्ताह का टॉपिक है। 10 सप्ताह में सबसे पहले पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे हम लोग, देन इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी, देन साइंस एंड टेक। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा होता है? आप पूछते हैं कई बार कि सर कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सारे ही महत्वपूर्ण हैं। आपको किसी भी एक हिस्से को कमज़ोर रख के नहीं चलना है। आपने एक गाड़ी लिया, गाड़ी का अगला ब्रेक कमज़ोर हो जाए तो चलाते समय बड़ा खतरा रहता है। पिछला ब्रेक ही कमज़ोर हो जाए, यानी कि पूरा गाड़ी जो आप चला रहे हैं अगर वो 100% परफेक्ट नहीं है सारे अंग उसके, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं कैसे बोल दूं कि इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है? सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। सिलेबस में अगर कुछ वर्णित है तो वो पढ़ना ही है, अवश्य रूप से पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में टॉपिक दे रहा हूँ, बाइलिंगुअल होगा ये पूरा का पूरा वीडियो। अब देखिए सबसे पहला क्या है,
सप्ताह 1 में मूल अवधारणा व परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन जो है पॉलिटी का सेक्शन, वो मैं करवाता हूँ, अपने यहाँ भी करवाता हूँ मैं, जब आंसर राइटिंग में करवाता हूँ, और आप खुद से भी अध्ययन करें उसके लिए भी है। जो आंसर राइटिंग के ग्रुप वगैरह चल रहे हैं वो जिस शेड्यूल में चल रहे हैं उसी शेड्यूल में चलेगा। ये सेल्फ स्टडी के लिए है, ये सेल्फ स्टडी के लिए है। अगर आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं तो आप इस रूटीन के हिसाब से चल सकते हैं। पहले दिन सोमवार का दिन जो है उसके दिन 4 टॉपिक, मैंने यहाँ पर 2 टॉपिक डिसाइड किया हुआ है कि आप 2 टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। संविधान की उद्देशिका और नागरिकता को पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, और बच्चों को जैसे मैं समझा रहा हूँ इससे आसान भाषा और क्या होगी। जब भी हम पढ़ाई करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है कि किसी एक टॉपिक में मान लीजिए जैसे उद्देशिका पढ़ने में 2 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है 2 घंटा, मान लीजिए 3 घंटा लग गया है ना, लेकिन इसको पढ़ने में 3 ही घंटा लगा। वहीं पर हो सकता है कि जो मूल अधिकार आप पढ़ने बैठेंगे, उसमें हो सकता है कि आपको बहुत समय लगे। एक किसी टॉपिक में समय थोड़ा कम लगेगा, एक में किसी में ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जो आसान टॉपिक हैं उसको भी मैंने एक डे के हिसाब से बांटा है। अगर आप वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे दिन का भी टारगेट पूरा करने का प्रयास करें। किस प्रकार से करें? जैसे उद्देशिका है, उद्देशिका को आपने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। जेन्युइनली मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई करें। कोचिंग में भी नहीं बताते इतना डिटेल में, अपना काम करके निकल जाते हैं। मुझसे पूछिए, जानता हूं सारे को। तो कैसे पढ़ना है? उद्देशिका है, आज पढ़ा मैंने, एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाई, उद्देशिका को पढ़ा। हो सकता है पहली बार बिल्कुल आप जेन्युइन आज ही से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आपको 40% चीज़ें समझ में आई, 20% आया, 10% ही आया, ठीक है भाई। उसके पश्चात से देखिए कि प्रीवियस ईयर मेंस में उस टॉपिक से क्या सवाल पूछा गया है। उसके पश्चात से देखिए कि प्रीलियम एग्जाम में क्या सवाल पूछे गए हैं। क्या आपने जब उसका अध्ययन कर रहे थे क्या तब आपका ध्यान उन फैक्ट्स की ओर गया जो सवाल पूछे गए हैं? क्या आपने एक बार में पढ़ करके मेंस के अकॉर्डिंग 10% भी आप पॉइंट्स निकाल पाए क्या? ये होता है पढ़ने का एक सही तरीका, जेन्युइन तरीका। इसीलिए तो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में समय लगता है, 1 महीने में 2 महीने में नहीं होता है। वो समय इन्हीं चीज़ों में लगता है, पढ़ाई में ही समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोमवार का होगा वो है संविधान की उद्देशिका पढ़ना होगा और नागरिकता आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट डे, ये वीक 1 का है। वीक 1 आप जब से शुरू करें, नेक्स्ट मंडे से ही आप शुरू कर लें, आप शुरू कर लीजिए अपने हिसाब से। इसको शेड्यूल को चिपका करके एक बार पढ़ना शुरू कर दिया। देन मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मंगलवार के जो टॉपिक हैं वो थोड़े से बड़े टॉपिक हैं सारे के सारे। तो अगर आपको मूल अधिकार में 2 दिन का समय लग रहा है तो दीजिए, कोई बात नहीं। अगर 10 सप्ताह की जगह पर आप 15 में ख़त्म करेंगे या मान लीजिए 20 में ख़त्म करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। मेन होता है उद्देश्य पढ़ाई करना, वो भी रेगुलर सिंसियर तरीके से, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। किसी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलियम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रीलियम में भी इन्हीं सब टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। उसके पश्चात से टॉपिक है संसदीय कार्य, अधिकार क्षेत्र और न्यायपालिका से विवाद, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। उसके पश्चात से टॉपिक है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके निर्वाचन और नियुक्ति से जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक था। पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज का प्रदर्शन, ये अगला टॉपिक था। संडे को रखिए रिवीजन के लिए, जिसमें आप 25 MCQ प्रैक्टिस अवश्य ही करें। 25 के करीब में MCQ प्रैक्टिस करें। कहाँ से करें? घटना चक्र से कर सकते हैं, लूसेंट का उपयोग कर सकते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आप पहले से अगर आपके पास में है या कोई और प्रैक्टिस का बुक है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ तो जून से पहले छूना नहीं है। बहुत प्रचार करेंगे कोचिंग वाले, बहुत डराएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी एग्ज़ाम हो रहा है, अभी से टेस्ट लगा लो। कुछ नहीं, किसी का सुनना नहीं है। अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि पहले मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, देन टेस्ट उठाना है, ठीक है। सप्ताह 2 में न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता, सुधार और कॉलेजियम व्यवस्था को पढ़ना है। निर्वाचन आयोग गठन कार्य और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को नेक्स्ट वीक में मंगलवार को पढ़ना है। उसके पश्चात से प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह और नए राज्यों का जो गठन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 और 4 जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और पंथ निरपेक्षता, ये करंट के टॉपिक हैं। ये आप अगर सर्च करेंगे क्षेत्रवाद यूपीएससी हिंदी, मान लीजिए ये बुक में आपको कहीं भी नहीं मिला। वैसे तो सोशल इशू के टॉपिक हैं सारे के सारे, लेकिन ये आपसे पॉलिटी में GS2 में मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर आप सर्च करेंगे क्षेत्रवाद यूपीएससी हिंदी तो आपको हिंदी में सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप गूगल करेंगे क्षेत्रवाद यूपीएससी, केवल इतना सर्च कर देंगे तो आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल जाता है। उसके पश्चात आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठियों का मुद्दा, विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार को लेकर के है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना आप पढ़ सकते हैं। आवश्यकता और प्रभाव, आंकड़ा अब याद नहीं रखना है क्योंकि आंकड़ों अब इरेलेवेंट हो गए हैं। जातिगत आधारित आरक्षण जो बढ़ाया गया था बिहार में 75% किया गया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब वो आप तो छोड़ ही सकते हैं, इसलिए केवल जातिगत जनगणना पढ़ लीजिए, उसके प्रभाव पढ़ लीजिए, आवश्यकता को पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीक में जो टॉपिक है उसमें गठबंधन सरकार की राजनीति, बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवाए हैं। प्रीवियस ईयर मेंस में आपको सवाल मिल जाएगा। उसके बाद ई शासन, सुशासन, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, सिटीजन राइट मैनिफेस्टो जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। उसके पश्चात है बिहार पंचायती राज का मूल्यांकन। उसके बाद आपको आ जाएगा पूर्ण रिवीजन और आपका यहाँ पर 3 सप्ताह में 3 वीक में पॉलिटी जो है वो ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 की जगह पर अगर सर 4 लग रहा है तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। आप अगर तन से, मन से, धन से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए 4 सप्ताह में, कोई बात नहीं। सबका स्पीड अलग अलग होता है। कई सारे बच्चे बैठते हैं एम लक्ष्मीकांत लेकर को 3 दिन में रिवाइज करके रख देते हैं बुक को। हो सकता है आपको 1 मंथ लगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो 1 मंथ में भी नहीं हो पाएगा, फिर तो वो आधा अधूरा ही रह जाता है। ठीक है। उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी है जिसमें टॉपिक तुलनात्मक रूप से कम है। आर्थिक नियोजन, नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या पढ़ते हैं भाई? 5 ईयर प्लान और नीति आयोग का जैसे इंडिया @2047। अब ये क्या हो गया है? स्टैटिक टॉपिक हो गया है गुरु, क्योंकि 2047 तक जो बच्चे आएंगे ना एग्ज़ाम देने के लिए, तब तक तो आप लोग अच्छा खासा नौकरी चाकरी करके बिल्कुल बूढ़े होने लग गए होंगे। 2047 तक, उन तक के लिए ये टॉपिक रिलेवेंट हो गया। मोदी जी ने झंझट ही ख़त्म कर दिया कि हर साल करंट अफेयर पढ़ो, हर साल बस अब इसमें फैक्ट्स ऐड होते जाएंगे। इंडिया @2047 इसी प्लानिंग का ही तो है, इकोनॉमिक प्लानिंग ही तो हम लोग कर रहे हैं कि 2047 तक हमें क्या करना है। पहले हम 5 वर्षों की प्लानिंग करते थे, अब हम बिल्कुल लंबा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद से केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को पढ़ना है, जनसंख्या विस्फोट, समस्या समाधान, जनसांख्यिकी लाभांश, ये करंट के टॉपिक हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको मेंस एग्जामिनेशन में करंट ही पूछा जाता है 100%। विकास से जुड़े मुद्दे, इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जैसे समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण, संतुलित क्षेत्रीय विकास आप उसके बाद अगले शेड्यूल पढ़ सकते हैं। देन आप लोग HDI को पढ़ेंगे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वैसे तो ये हर वर्ष जारी होता है, करंट का डेटा ऐड ऑन होता है इसमें, लेकिन ये एक स्टैटिक टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक, और इसको स्टैटिक के तौर पर ही पढ़ना है। उसके पश्चात से फिर से संडे को रिवीजन है। फिर अगले सप्ताह में आपको बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि रोज़गार जो मिला है आपको, आप उसको अपने हिसाब का नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि इससे बेहतर रोज़गार मैं डिजर्व करता हूँ, तो वही होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी हो जाता है। खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना होता है। आर्थिक विकास से जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार में उद्योगों की स्थिति, बिहार में उद्योगों का विकास, ये मैं सब रिवीजन वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका अध्ययन करना होता है। उसके पश्चात से SDG और नीति आयोग की भूमिका आपको पढ़ना पड़ता है। बिहार में आर्थिक नीतियों और समावेशी विकास की चुनौती, मुझे पता है जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये भी पूरा वीडियो देखने की साहस नहीं होती है लोगों में। ये स्थिति है स्टूडेंट्स की, है ना। और
अभी मैं वीडियो बनाऊँ ना एक, जिसमें मैं किसी टीचर को बिल्कुल लंबा लंबा भाषण दे करके हरकाऊँ कि बीपीएससी में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बच्चे चाव से उसको देखते हैं। आप क्या आज कर रहे हैं ना, गांधी जी का एक कोट्स याद है रहेगा, हमेशा याद रखिए, उसको चिपका के सामने रख लीजिए। आपका भविष्य इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आप आज अध्ययन कर रहे हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट छोड़िए, कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। या तो रिजल्ट आपका आएगा या जीवन में सक्सेसफुल होंगे। और अगर आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो फिर समय भी आपको बर्बाद करेगा, बदला तो लेगा ही। मानव विकास और सामाजिक समावेशन की योजनाएं आपको नेक्स्ट डे में पढ़ना है। उसके बाद से फिर से रिवीजन आ जाता है। रिवीजन का है वीक 6 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से समय देना पड़ेगा। बिहार में औद्योगिक विकास की चुनौती। अब देखिए ज़रा, आपको गौर करवाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या था, चैलेंजेज बिहार में जो उद्योग धंधों को विकसित करने को लेकर चैलेंज है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, ये जो इशू है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है। बिहार में औद्योगिक विकास की चुनौतियाँ, ये आप बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप नीति आयोग को, एसएसटी को एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे जुड़े हुए लगभग में सारे टॉपिक आपके एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं। बैठे कि नीति आयोग क्या है, क्या काम करता है, कौन कौन से उसके रिपोर्ट आते हैं इम्पोर्टेंट को, उसको पढ़ना शुरू किया तो आपका नीति आयोग भी कंप्लीट हो जाएगा, एसडीजी भी कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी कंप्लीट हो जाएगा, भारत का इकोनॉमिक प्लानिंग का भविष्य भी कंप्लीट हो जाएगा, इंडिया एट द रेट 2047 वगैरह से सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नीति आयोग उपलब्धियां, आर्थिक नियोजन की समीक्षा की, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की, हमने जो प्लान किया है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। बीपीएससी मेंस के टॉपिक हैं। सामाजिक मुद्दे, बिहार में आर्थिक नीतियां, खाद्य सुरक्षा योजनाएं, इसको भी पढ़ना होता है। उसके पश्चात से गुरुवार पूर्ण रिवीजन, नियोजन, बिहार में विकास, बिहार की अर्थव्यवस्थाएं। शुक्रवार को मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। शनिवार और रविवार में ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट वीक जो होगा, छठा वीक इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसमें आपका गुरुवार तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 3 दिन आप रिवाइज कर सकते हैं, दोहराव कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद से वीक 7 से आपका भारत का भूगोल शुरू होता है, जिसमें भारत का भौतिक भूगोल, पहाड़, पठार और मैदान, ये तीनों हिस्सों पढ़ना होता है। तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत में पहाड़ों का विकास कैसे हुआ है, मैं ज्योग्राफी में बच्चों से लिखवाता हूँ। भारत में पठारों का विकास कैसे हुआ है, भारत के पठारों का वर्णन कीजिए। भारत में मैदानों का विकास कैसे हुआ है, भारत के मैदानी विकास का वर्णन कीजिए। मैं लिखवाता हूँ बच्चों से, इसी कारण से लिखवाता हूँ क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी भारत के भूगोल का आपका कंप्लीट हो जाता है। भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसून, चक्रवात और मिट्टी। चक्रवात आपका करंट अफेयर में तैयार हो जाता है। मिट्टी में 5 से 6 प्रकार की मृदा हैं। एक मैप बना लीजिए, देखिए कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, किसी मृदा की विशेषता क्या है, कौन से फसल का उत्पादन होता है और उस मृदा की चुनौती क्या है। बस टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे लेटराइट मृदा, तो जहाँ पर तापमान उच्च होगा, हाई टेम्परेचर हाई, और वर्षा हाई, जहाँ पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर लेटराइट प्रकार की मृदा पाई जाएगी। कैश क्रॉप, मसाले और इनकर कैश क्रॉप के उत्पादन के लिए लेटराइट मृदा शानदार होती है। मुख्य रूप से केरल और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। हो गया लेटराइट मृदा का ख़त्म हो गया इशू। अब तो छोटे छोटे फैक्ट बचे। फैक्ट क्या बचते हैं, उसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये 2-4 फैक्ट बचते हैं। बाकी मृदा तो इतना छोटा सा टॉपिक है। इसी प्रकार से पठार है, दक्षिण के पठार हो गए। भारत के दक्षिण भारत में जो पठारी प्रदेश हैं वो हैं, इधर राजस्थान में अरावली ले लीजिए, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। हो गया आपका पठार कंप्लीट। बस यही है, और क्या है। पठार में मिट्टी होगी, पठार में किस प्रकार, पठार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिज संसाधन पठारी प्रदेश में ही पाए जाते हैं। हो गया। अब तो 2-4 फैक्ट बचे। इस प्रकार से पढ़ना होता है। इस प्रकार से कब आप पढ़ पाएंगे, जब आप एक बार पाठार का अध्ययन करेंगे तो। ठीक है।
उसके पश्चात से देखिए क्या है, बुधवार को भारत की नदियां, फसल और खनिज और ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना पड़ता है। ऊर्जा संसाधन में समय अधिक लगेगा। क्यों अधिक लगेगा भाई? क्योंकि इसमें आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दोनों प्रकार की ऊर्जा को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बिहार का भूगोल है मैदान, नदियाँ और कृषि। अगर भारत का भूगोल अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो बिहार का भूगोल खेल लगेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। बिहार है बाढ़, सूखा और खनिज संसाधन, ये तो आपको रटना ही है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रटना है। बिहार है पर्यटन, सामाजिक भूगोल, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, रिवीजन सीरीज में ये करवा चुका हूँ। भारत और बिहार की नदियों का प्रबंधन, बिहार में कृषि पर्यटन की संभावनाएं, भारत में ऊर्जा संसाधन, बिहार बाढ़ प्रबंधन। उसके बाद से आपको रिवीजन करना होगा। फिर आप नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे जो है वीक 9 और वीक 10, इसमें आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने आपको इतने सारे टॉपिक बताए हैं, कृपया साइंस एंड टेक का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दोहराव होंगे और ऐसे टॉपिक होंगे जो करंट में आप पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ें सर इसको? तो PYQ से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो दृष्टि IAS की मेंस वाली बुक आती है ना, KBC नैनो मेंस की जो बुक आती है BPSC का, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं। बाकी जो भी टॉपिक ना मिले उनको गूगल कीजिए और उनका नोट्स बना करके रख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ना है तो सर्च कीजिए ऊर्जा संसाधन भारत UPSC हिंदी, कीवर्ड डालिए केवल, ऊर्जा संसाधन भारत UPSC हिंदी, ऊर्जा संसाधन बिहार UPSC हिंदी, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ कंटेंट। मैंने GS2 का 10 वीक का शेड्यूल आपको दे दिया है, GS2 का 10 वीक का शेड्यूल दे दिया है। जो 71 BPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कृपया करके सिंसियर होकर के रेगुलर पंचुअल रह के अध्ययन करना आप। अगर आपको नौकरी चाहिए अगले साल तक तो नहीं चाहिए तो बिहार में रोज़ खेला होता ही रहता है, ठीक है? तो उस खेला का फिर आप आनंद लें और देखिए कौन किसको क्या बोल रहा है, केस कहाँ तक पहुँचा है, इन सब चीज़ों में आप रह सकते हैं व्यस्त। समय निकलेगा वो नहीं रुकता है किसी के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले रूटीन, देन बुक लिस्ट, उसके बाद से ईच डे के हिसाब से टॉपिक भी दे दिया है, शेड्यूल बना करके दे दिया है। ये PDF भी आपको मिल जाएगा। पढ़ने के लिए किस प्रकार से पढ़ना है वो भी बताया है। अब क्या करना है? तो अब पढ़ना है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। अगर आने वाले भविष्य में ये तकनीक भी आ जाता है कि बच्चों के लिए मास्टर पढ़ देंगे तो बच्चों को आ जाएगा, तो वो भी काम हम लोग करना शुरू कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा कटाक्ष में ज़्यादा करता हूँ। मेंस जितना अच्छे से तैयार करेंगे, प्रीलियम उतना आसान होता जाएगा आपके लिए। ये गूढ़ चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर आपका बेड़ा पार हो गया। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं। मेंस में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे, और उतना ही ज़्यादा प्रीलियम में आपको मदद मिलेगा। वही फैक्ट होते हैं जो PT में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम बिहार में उल्टा चलते हैं, वो आपको पहले PT के पढ़ाएंगे फिर आपको मेंस का पढ़ाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका होता है, होना ही नहीं चाहिए। मेंस के लिए जब आप किसी चीज़ को एनालिटिकल दृष्टिकोण से पढ़ लेते हैं तो केवल उसका फैक्ट आपको रिवाइज करना होता है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अगले 2 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए। GS1 का भी मैंने 3 सप्ताह का टॉपिक दिया हुआ है, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो 4-5 महीने में अगले में ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस भी आप शुरू कर लेंगे। अभी से भी 4 महीने लेंगे तो भी आपका जून जुलाई अगस्त तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ। बाकी पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।